बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके बारे में हमने एक टेबल बनाया था जिसमें उसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन वगैरह समराइज की थी। हमने ये देखा था कि वेलोसिटी या स्पीड जो है ये भी तो थ्रू आउट द प्रोसेस चेंज होती रहती थी। एक्सट्रीम पोजीशन जैसा कि ए है और बी है, यहां पर जाकर ऑब्जेक्ट रुकता था। रुकने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो जीरो हो चुकी है, जबकि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी या स्पीड जो होती थी वो मैक्सिमम होती थी। तो ये बात मैंने क्वालिटेटिवली आपके साथ डिस्कस की थी पिछली क्लासेस के अंदर। आज मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाने वाला हूं, उस फॉर्मूला की मदद से हम स्पीड या वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारे ये फॉर्मूला हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर के अंदर शुरू में डेटा बुकलेट होती है उसमें भी गिवन होता है, और उसके अलावा हमें इसको याद भी कर लेना चाहिए क्योंकि इसका कोई प्रूफ वगैरह हमारे सिलेबस में रेलेवेंट नहीं है। तो फॉर्मूला मैं आपके लिए स्टेट करता हूं। V इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ना ये गिवन होता है पेपर के अंदर, गिवन इन क्वेश्चन पेपर। आप अगर याद भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के स्पीड या वेलोसिटी निकालने के हमें 2 नंबर मिलते हैं अक्सर। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कौन सा वेरिएबल किस चीज के लिए स्टैंड करता है। आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर डिस्कशन के दौरान भी आपके ध्यान में आए कि सर ये कौन सा वेरिएबल है या फलां वेरिएबल किस चीज के लिए है, तो आप मुझसे पूछें। बिकॉज व्हेन आई वाज इन योर प्लेस, टीचर बहुत सारे वेरिएबल लिख देता था, एक दफा बता देता था, मैं भूल जाता था, तो फिर मुझे ना फॉर्मूला बड़ा मुश्किल लगने लगता था। तो अगर आपको वेरिएबल के बारे में ना पता चले तो आप जब चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। एक्स नॉट इज सेड टू बी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ये जो x है, ये x कहलाती है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली ये भी मीटर्स में होगी, ये भी मीटर्स में होगी। ओमेगा क्या चीज है? ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी स्पीड फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट होगा सेकंड इनवर्स, या फिर हर्ट्स, या फिर रेडियंस पर सेकंड। जबकि ये v क्या चीज है? ये v है स्पीड। इसको थोड़ा इंप्रूव कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि किसी खास वक्त की वैल्यू पर, किसी खास मौके पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है ऑब्जेक्ट की, वो आप यहां पर प्लेस करेंगे। तो आपके पास पूरे सब फॉर्मूला को सॉल्व करने के बाद ये जो v आएगा ना, ये वो वेलोसिटी या वो स्पीड होगी जब ऑब्जेक्ट की इतनी डिस्प्लेसमेंट है। मिसाल के तौर पे लेट्स से क्वेश्चन में ना मैंने आपको बता दिया एक्स नॉट है 5 सेंटीमीटर। मुझे बताएं कि स्पीड क्या होगी जब डिस्प्लेसमेंट हो जाए 2 सेंटीमीटर। जरा ऊपर चलते हैं, देखते हैं ये 5 और 2 का क्या मतलब है। ध्यान से देखिए, डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं फिर से। इमेजिन मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेंटर वाली पोजीशन से राइट की तरफ डिस्प्लेस किया है 5 सेंटीमीटर। ये मूव करता करता आता है एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पे ये मैस 2 सेंटीमीटर दूर हो। हमसे पूछा जा रहा है कि जी बता दें इस वक्त इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, सो दैट स्पीड शुड बी कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड, या किसी खास मौके पे ऑब्जेक्ट की स्पीड। यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर है उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है जो कि मैंने आज आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। आप सिंपली ये करेंगे कि x की जगह पर डाल लेंगे 2 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली मीटर में कन्वर्ट करके डालेंगे। x नॉट की जगह पर डालेंगे 5 सेंटीमीटर। ओमेगा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आप ये स्पीड v फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, देखते हैं क्या मेरी बात आपको समझ आई। अल्हम्दुलिल्लाह सबको मेरी बातें अभी तक समझ आ रही हैं। इस फॉर्मूला की प्रूफ या डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं है। अक्सर आप शायद कोई वीडियोस देखें, या हो सकता है आपके टीचर्स भी अननेसेसरी प्रूफ डेरिवेशन में जाएं चीजों के, तो दैट्स नॉट रेलेवेंट। हमारे सिलेबस में लिखा है रिकॉल एंड यूज, तो हम सिर्फ इसको रिकॉल एंड यूज ही करेंगे। अच्छा, एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो इस इक्वेशन से बन सकते हैं ना, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। केस 1, ध्यान दीजिएगा, बात मुश्किल नहीं है, आसान सी है, लेकिन अगर ध्यान नहीं देंगे तो शायद समझ ना आए। प्रूव दैट एट मीन पोजिशन स्पीड इज मैक्सिमम। इसी तरह यहां लिखता हूं केस 2, प्रूव दैट एट एक्सट्रीम पोजिशन स्पीड इज जीरो। मैं जरा कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ये मेरे पास वो स्प्रिंग है और ये उसके साथ एक मैस अटैच्ड है। ये ओ है, ये पोजीशन ए है, जहां पर मैं उसको मैक्सिमम खींच कर लेकर आया हूं। मैं इसे आगे भी ले जा सकता हूं, लेकिन ये मैक्सिमम पोजीशंस मैंने आर्बिट्रेरीली यानी खुद अपनी मर्जी से चूज कर ली। हमसे ये कहा जा रहा है, केस 2 की बात पहले कर लेते हैं क्योंकि दैट्स क्लोजर टू आवर डायग्राम हियर। कहा ये जा रहा है कि जब हम इसको खींच के यहां तक ले जा चुके हैं इस पोजीशन पर,
यहां पर हमें प्रूव करना है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसको प्रूव कैसे किया जाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मुझे ये बताएं, ये चूंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैं इसको सिंबल x नॉट से जाहिर कर रहा हूं। ओके, मुझे ये बताएं कि जब वो अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? शाबाश। When the object is at its maximum displacement, how much is its displacement? Okay, अब इसका जवाब ये है, when it is at its maximum displacement, when it is at its maximum displacement, the x equals to x naught, यानी कि जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में मौजूद है उस वक्त उसकी डिस्प्लेसमेंट उसके एम्पलीट्यूड के बराबर है। हाँ जी, शाबाश अब्दुल मुईस साहब कह रहे हैं मैक्सिमम, बिल्कुल ठीक है, यानी कि एम्पलीट्यूड के बराबर है। एट दैट पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड। ओके, मैं वो इक्वेशन एक दफा फिर से आपके लिए स्टेट कर रहा हूं, जो वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी थी। v इक्वल टू, वेलोसिटी नहीं कहना चाहिए, स्पीड कहना चाहिए। अगर वेलोसिटी कहूं तो साथ प्लस माइनस का साइन डालना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, राइट वाली पॉजिटिव तो लेफ्ट वाली नेगेटिव। ठीक है, मोस्टली एग्जामिनर भी इसको स्पीड ही कहता है। स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर। हमसे कहा जा रहा है प्रूव करें कि एक्सट्रीम पोजिशन पर स्पीड 0। एक्सट्रीम पोजिशन का मतलब है x इक्वल्स टू एक्स नॉट। ये x क्या था? ये डिस्प्लेसमेंट थी। x नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड है। जब एक्सट्रीम पोजिशन पे होगा ना तो फिर ये x भी इसके x नॉट के बराबर ही होना है। तो v इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस x की जगह पर मैं फिर उसका एम्पलीट्यूड ही डालूंगा, x नॉट का स्क्वायर। अब चूंकि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी तो पीछे आंसर आएगा 0, यानी कि v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 0। द होल आंसर इज गोइंग टू बी 0। यही तो आपने प्रूफ करना था। हेंस स्पीड एट x इक्वल्स टू x नॉट इज प्रूवन टू बी इक्वल टू 0। एक ब्रेक लेते हैं जी, देखते हैं मेरी बात समझ आई। ये जी जो मैंने आपको करके दिखाया ना, ये 2 नंबर का प्रूफ है। ऑल राइट, सो आई एम ग्लैड अभी तक मेरी सारी बातें सबको समझ आ रही हैं। अब हम आ जाते हैं वापस केस 1 की तरफ। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि मीन पोजीशन पर स्पीड जो है ना वो सबसे ज्यादा होती है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है जी, दोबारा वही इक्वेशन याद करें। v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस दी एक्स स्क्वायर। अब मीन पोजीशन पर होने का क्या मतलब है? अगर ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाए एट दिस पोजीशन, व्हाट्स गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट? मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट तो हमने सेंटर यानी मीन पोजीशन से मेजर की ना। अगर एक ऑब्जेक्ट वापस अपनी मीन पोजीशन पर ही आ जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? ये मुझे ना एक मीम याद आ रही है। वो बंदा कहता है, इफ यू आर बोर्न इन अ हॉस्पिटल एंड देन यू डाई इन द सेम हॉस्पिटल ऑन द सेम बेड, योर डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 0। दैट्स फिजिक्स फॉर यू, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। अगर ये वापस जहां से स्टार्ट हुआ था ऑसिलेट करके वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। शाबाश, गुड बॉयज, वेरी गुड। ऑलराइट, x नॉट दैट इज अ कांस्टेंट। ऑसिलेशन के दौरान x नॉट तब्दील नहीं होता और ये एम्पलीट्यूड के बराबर है। All right, so this is going to be the amplitude, and amplitude during an oscillation remains constant। यानी कुछ भी हो जाए, जब तक आप इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे ना तो ये पोजीशन ए से पीछे नहीं जा सकता, पोजीशन बी से पीछे नहीं जा सकता। अगर ए पर लाकर आपने इसको छोड़ दिया ना तो ये ए और बी के दरमियान में ही ऑसिलेट करता रहेगा, बिकॉज मैंने ये कहा कि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। बगैर किसी एक्सटर्नल एडिशनल फोर्स के ये ऑब्जेक्ट कभी ए से मजीद पीछे नहीं जा पाएगा, ये ए और बी के दरमियान में ही ऑसिलेट करेगा एनर्जी की वजह से। अच्छा, कमिंग बैक टू प्रूविंग व्हाट वी वर ओरिजिनली ट्राइंग टू, एक छोटी सी मैथमेटिकल आप समझ लें पॉइंट है। एक्स नॉट की जो भी वैल्यू है दैट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब इस एक्स की जगह आप कुछ भी प्लेस करें तो वो जब एक्स नॉट में से माइनस होगा ना तो स्क्वायर रूट के नीचे जो टोटल वैल्यू है ये छोटी हो जाती है। दैट मींस इट गेट्स रिड्यूस्ड। सो इस वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी कि जब स्क्वायर रूट के नीचे इस माइनस के आगे जीरो मौजूद हो। दैट मींस आप इस एक्स की जगह पर नो मैटर व्हाट यू प्लेस, द आंसर कैन नेवर बी लार्जर देन व्हेन यू प्लेस जीरो हियर। मिसाल के तौर पे एक्स नॉट की जगह पर अगर 5 डाल दें, आप 7x की जगह पर 1 का स्क्वायर ले लें या 2 का स्क्वायर ले लें या 3 का स्क्वायर ले लें या 4 का स्क्वायर ले लें, जो मर्जी वैल्यू आप डालते जाए ना तो ये स्क्वायर रूट के नीचे वाली वैल्यू हमेशा रिड्यूस ही होती जाएगी। हमें चूंकि मैक्सिमम स्पीड प्रूव करनी है, इधर मैक्सिमम लाने के लिए यहां पर x की जगह पर 0 प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि 0 प्लेस करेंगे तो स्क्वायर रूट के नीचे वाली वैल्यू सबसे बड़ी रहेगी, अदरवाइज इट वाज गेटिंग सबट्रैक्टेड। सो व्हेन यू प्लेस v equals to omega x naught square minus the 0 square, that gives you v equal to omega square root of x naught square. That leaves you with v equals to omega into x naught. Omega is the angular velocity, the angular speed, the angular frequency. X naught is the maximum displacement या फिर amplitude. यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते हैं कि आपको मेरी ये बात समझ आई या नहीं।
चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरी सारी बातें अभी तक समझ आ रही हैं। ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसएचएम, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब बातें थोड़ी सी टीडियस यानी आपकी बारीकी में होंगी, ये बातें आपकी अटेंशन ज्यादा डिमांड करेंगी। सिंपल सी बात है, वही सरफेस है, वही मैस स्प्रिंग सिस्टम है जो कि मैं एक दफा फिर से बना रहा हूं। ये पोजीशन थी ओ, ए से ले जाकर मैंने इसको छोड़ दिया, ये ऑसिलेट करता हुआ आता है, वापस ओ से गुजरता है, फिर इस पोजीशन बी तक आता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा प्लीज। ए से मैंने इसको स्टार्ट किया, ये ए से ओ पर आया, वापस बी पर गया, वापस ओ पे आया। अब दिस इज द टाइम टी इक्वल टू 0 व्हेन आई स्टार्ट नोटिसिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि ओ से लेके ए तक तो मैंने खुद उसको खींचा था ना, मैं उस दौरान उसकी स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट्स को नोट नहीं कर रहा। मैं ये देखना चाहता हूं कि जब ये इंडिपेंडेंटली खुद ही ऑसिलेट कर रहा है, उस वक्त इसकी डिस्प्लेसमेंट्स किस तरह से चेंज हो रही हैं। जब मैंने उसको ओरिजिन पे ये पहुंचा, यानी कि ए से छोड़ा, ऐसे करके वापस गया बी पर, वापस फिर ओरिजिन पे आया। जब वो ओरिजिन पे आया, अब मैंने उसको नोटिस करना शुरू कर दिया। अब इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ए की तरफ है, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। फिर कैपिटल टी क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। मैंने इसको टी बाई 4 पे नोट किया। टी बाई 4 पे क्या होगा? ये ओ वाली पोजीशन से ए तक पहुंच जाएगा। शाबाश, अब्दुल मोहित साहब ने बिल्कुल सही इस बात को समझ लिया। बाकियों को भी मैं बताता हूँ। ये ए से फिर वापस जब ओ पे आता है, तब टी बाई 2 हो चुका है, आधा टाइम पीरियड गुजर चुका। फिर ये ओ से बी तक जाता है, यानी टाइम पीरियड हो गया 3t/4। फिर वापस जब ओ पर आएगा, तो पूरा टाइम पीरियड गुजर चुका है। ओके, हो ये रहा है कि ओ से लेके ए तक इट हैज ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, लेट्स कॉल दैट x नॉट, और जो टाइम गुजरा है ना, वो टोटल टाइम पीरियड का 1/4 है। मैं यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको बनाकर दिखाता हूं। ओके, मैं रफ स्केच करूंगा। यहां पर है डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स, यहां पर है टाइम इन सेकेंड्स। यहां तक t था, ये t/2 है, ये t/4 है, ये 0 है, ये 3t/4। मैंने उसको नोटिस करना ही तब स्टार्ट किया जब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे था, यानी t इक्वल टू 0 पर इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जब ओरिजिन पे है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। जब t/4 यानी पूरे मोशन का 1/4 गुजर चुका है, तो ये अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी x नॉट पर होगा। मैं यहाँ आपको x नॉट दिखा देता हूँ। t/4 पर इट हैज रीच्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x नॉट। जब t/2 हुआ, ये a से घूम के वापस o पर आया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो गई। फिर जब 3t/4 गुजरा, तो ये नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन कर चुका है, तो 3t/4 पर इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी नेगेटिव x नॉट, यानी कुछ यहां पर आएगी। फिर जब टाइम पीरियड कैपिटल टी हो गया था, तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा। मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं। दिस हियर इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। x इक्वल्स टू x नॉट साइन ओमेगा टी। आपको याद पड़ता होगा, मैंने आपको ये बात भी दिखाई थी कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा होता है, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वो निकालने के लिए हम उसके वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। एंगल थीटा है, तो उसके सामने वाला x इक्वल्स टू x नॉट साइन थीटा हुआ करता है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू x नॉट कॉस ऑफ थीटा होती है। यहां पर मैं इसको एज अ रेफरेंस सेंट्रल पोजीशन को ले रहा हूं, यानी अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से नहीं, जीरो डिस्प्लेसमेंट से इसकी मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम। अगर इसका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा, तो फिर ये ग्राफ की शेप भी चेंज हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ यही कंसिडर करना है कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से पास कर रहा था, ओरिजिनल पॉइंट से पास कर रहा था, जब हमने इसके टाइम पीरियड के साथ इसकी डिस्प्लेसमेंट को नोट करना शुरू किया। साइनोसाइडल बिहेवियर यहां पर बनता है। अब इसका स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपकी काइनेमेटिक्स की मालूमात यहां इस्तेमाल होने वाली है। आपको ये बात पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा, वो वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। मैं यहां पर उसी तरह डिविजन दिखा देता हूँ। ये टी है, ये t/2 है। All right. You should recall that gradient of displacement time graph is equal to velocity. Displacement time graph का gradient velocity के बराबर है. So now you need to understand that इधर gradient सबसे ज्यादा और पॉजिटिव है, इधर gradient जीरो है, इधर gradient सबसे ज्यादा लेकिन नेगेटिव है, इधर gradient जीरो है, और इस पोजीशन पर फिर से gradient सबसे ज्यादा लेकिन पॉजिटिव है। होपफुली ये बात सबको समझ आ रही है, क्योंकि ग्रेडियंट्स जो है वो तो हम ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं।
जहां पर कर्व होता है वहां ग्रेडियंट उसके टेंजेंट से निकाला जाता है, और यहाँ पर टेंजेंट का ग्रेडियंट सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है ग्रेडियंट आहिस्ता आहिस्ता जीरो होता जाता है। होपफुली मैथ सबने पढ़ी रखी है। तो अब हम वैल्यूज को जरा प्लॉट करके देखते हैं। When the time was zero, that's when the gradient is maximum. तो gradient maximum का ये पॉइंट आ गया। जहां टाइम t/4 है वहां ग्रेडियंट की वैल्यू जीरो है। तो चूंकि ग्रेडियंट वेलोसिटी के बराबर है तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट ही उसकी मैग्नीट्यूड के बराबर है। t/2 पर ग्रेडियंट मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव है। दैट इज व्हाई द ग्रेडियंट शुड हैव अ नेगेटिव वैल्यू हियर, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू मैंने ऐसे आर्बिट्रेरीली चेंज अब डिसाइड कर ली कोई। फिर 3t/4 पर ग्रेडियंट फिर से जीरो है, क्योंकि लाइन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, बल्कि एक्चुअली हॉरिजॉन्टल है। तो 3t/4 पर चूंकि ग्रेडियंट जीरो था तो वेलोसिटी भी जीरो है। दैट्स व्हाई 3t/4 पर वेलोसिटी की वो वैल्यू है जो y एक्सिस पे जीरो की है। इसी तरह यहां पर फिर ग्रेडियंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है लेकिन पॉजिटिव है, तो जहां टाइम t है वहां पर वेलोसिटी शुड बी पॉजिटिव। सो कैन एनीबॉडी प्रेडिक्ट ग्राफ की शेप कैसी होगी? शाबाश। So the velocity is given by the equation v naught cos of theta। यहाँ पर ओमेगा टी की बजाय अगर थीटा लिखते हैं तो ये मैंने पीछे यहाँ पर दिखाया था कि थीटा ओमेगा टी के बराबर है, तो इसलिए मैंने यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी डाल दिया था। इसी तरह यहाँ पर थीटा की जगह पर ओमेगा टी डाला जा सकता है। अक्सर याद नहीं रहता तो बता देता हूँ, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड, यानी एंगल ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। पहले चैप्टर में से यह है ओमेगा इंटू टी इक्वल्स टू थीटा। तो एक नई इक्वेशन बन गई v इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये इक्वेशन इतनी कॉमनली इस्तेमाल नहीं होती हैं, लेकिन सिलेबस में लिखी है तो मैंने आपको ये दोनों यहाँ बता दी। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ये हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड की इक्वेशन है। यहाँ ये वी नॉट क्या चीज है? जैसे एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसी तरह ये वी नॉट मैक्सिमम स्पीड है। ओमेगा हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर स्पीड है, ये टी हमारे पास टाइम की वैल्यू है। ये दोनों वैल्यूज यहाँ, दोनों इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी एंड v इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगाज आपको पता है, t इंस्टेंटेनियस टाइम है, इंस्टेंट। x एंड v नॉट ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वेलोसिटी है। ओके, x नॉट मैक्स डिस्प्लेसमेंट है, v नॉट मैक्स वेलोसिटी है। ये दोनों इक्वेशंस भी आपके पास क्वेश्चन पेपर के शुरू में लिखी हुई होती हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप इनको याद ही कर लें। आज की डिस्कशन काफी मैथमेटिकल, काफी ड्रेनिंग इक्वेशन है, डिस्कशन है। अब एक काम और भी हो सकता है, क्योंकि आपको ग्रेडियंट्स के बारे में मालूमात है, तब आप याद करें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशंस के बराबर है। तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर अपने तौर पर, ये मैंने आपको बताने लगा, यहाँ पर आप रखें एक्सेलरेशन इन मीटर्स पर सेकंड, यहाँ रखें टाइम इन सेकंड्स, यहाँ रखें t/2, t/4, 3t/4, और अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट्स नोट करते जाएं। ग्राफ एक दफा फिर से यहाँ पे बना सकते हैं एक्सेलरेशन का। आई वुड सजेस्ट दैट यू ट्राई दिस ऑन योर ओन। जहां पर ग्राफ ग्रेडियंट मैक्सिमम वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, जहां ग्रेडियंट जीरो वहां एक्सेलरेशन जीरो, एंड सो ऑन। इस तरह से आप प्लॉट करके देखें तो आपके पास ये ग्राफ कैसा बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इवेंचुअल ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। डिस्प्लेसमेंट आपको याद होगा, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। जरा ध्यान से देखें, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बिल्कुल एक जैसा बन रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। सो ये बात यहां से ग्राफिकली भी वेरीफाई हो जाती है। अपनी डिस्कशन को आज यहीं पर हम रोकते हैं। आप रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद भी मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।